नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं और आज उन्होंने ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक भी करी, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर मंथन करते नजर आए थे। जेपी नड्डा बीजेपी न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है, बल्कि अपने विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में भी लगी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नड्डा आए, जीत का मंत्र दे गए, दिल्ली वापस लौट गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार तेज है। वार पलटवार और वार्तावार के जरिए पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ और सम्मेलनों में जुटी हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी खेमे में हलचल है तो वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी यूपी 2022 को एक बार फिर से फतेह करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जेपी नड्डा सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष ने जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलता हूं, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए। जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनावों के लिए रणनीतियों पर मंथन हुआ और क्षेत्रीय नेताओं के जरिए क्षेत्र की नब्ज टटोली गई। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी आगामी रणनीति बना ली है। बीजेपी 9 से 15 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा का सफाई अभियान चलाएगी। 10 से 20 अगस्त तक विधानसभा वार बैठकें होंगी, जिसमें क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी 23 अगस्त से विजय बूथ अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान की शुरुआत भाजपा 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से करेगी, जिसके माध्यम से 27,000 बूथों पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। तो वहीं बात की जाए 8 अगस्त की, तो 8 अगस्त को जेपी नड्डा आगरा में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद नड्डा ने कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में करीबन 1000 चिकित्सकों को संबोधित किया। नड्डा ने चिकित्सकों को उनके कोरोना काल के दौरान दिए गए योगदान को सराहा और उनका धन्यवाद भी किया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अपने विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में लगी है, बल्कि रणनीतियों और समीकरणों की बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में जुट गई है। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दौरों का दौर जारी है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं ताजनगरी आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं ब्रज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक में बड़ा संकेत भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नड्डा ने संकेत दिया कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्री और विधायकों का टिकट कट सकता है। हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे बीजेपी का। आपको जान करके खुशी होगी कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा दिया और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांवों के लिए तैयार करेगी, ताकि कभी अगर कोई थर्ड वेव आए तो बीजेपी को संतोष होना चाहिए कि हमारे 4 लाख वॉलंटियर्स
समय पर हेल्थ वर्कर के फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में खड़े होकर अपने बूथ को, अपने गांव को बूस्टर दे रहे हैं, थर्मल स्कैनर लगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उनको हेल्थ के स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कोशिश करने का काम हम लोगों ने करने का तय किया है। तो सिर्फ बीजेपी ही कवाद में नहीं जुटी है, बल्कि विपक्ष भी लगातार कमर कस चुका है और दौरों का दौर, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। छोटे दल और बड़े दलों का गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज महामंडल की समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर बैठक हुई। इस बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव और महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य शामिल हुए। मुख्यालय पर हुए इस सम्मेलन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता महान दल के मौजूद रहे। महान दल ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में महान दल के सहयोग से बहुमत की सरकार बनने वाली है। अखिलेश ने कहा, मैंने पहले 300 सीटों का नारा दिया था, लेकिन अब मैं 400 की बात कह रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा, असली केशव देव मौर्य मेरे पास हैं। उन्होंने केशव देव मौर्य से कहा कि सरकार आएगी तो आपका कोई भी काम अटकता है तो मेरे पास आइए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बिजनौर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। बिजनौर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा और भाजपा पर जमकर हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा, राम मंदिर के नाम पर देश भर में एकत्रित किए जाने वाले चंदे से बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मायावती ने सबको सरकार में हिस्सेदारी देने का काम किया और उन्होंने सर्व समाज को सम्मान भी दिया है। उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा मुजफ्फरनगर का दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बातें आपके सामने रख करके और फिर से वोट लेकर के दोबारा आपको चोट पहुंचाने का काम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से ये साढ़े 4 वर्षों से कर रहे हैं। और इसलिए हमको इससे सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखिए कि किस तरह के आज उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। वहीं ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष मुहर्रम को लेकर के बड़ा बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि ताजिया बनाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है और प्रशासन परेशान करके रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। ताजिया बनाने नहीं दिया जा रहा है। जो ताजिया बनाने वाले कारीगर हैं और जो ताजिया हदिया करने वाले लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था खुद मेरे शहर में कि जहां ताजिए बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, लोगों को परेशान किया गया है। ताजिया 1 फुट का भी होता है, 2 फुट का भी होता है, 5 फुट का भी होता है, 7 फुट का भी होता है और 50 फुट का भी होता है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के जरिए अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान कोटेदार की दुकान से प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज का वितरण भी किया गया। अन्न महोत्सव में जहां पूरे प्रदेश में सरकारी झोले में अन्न बांटा गया, तो वहीं रायबरेली में मुख्यमंत्री की फोटो हटाकर एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी ही फोटो लगवा दी, जो विषय चर्चा का बना हुआ है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब ये सियासत का केंद्र भी बनता जा रहा है एमएलसी का ये कृत्य। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, मगर नेता अभी से मंदिर मस्जिद में मत्था टेकना शुरू कर चुके हैं। मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इसके बाद कामतेतु शरीफ दरगाह के दरबार में चादर चढ़ाकर हाजिरी भी लगाई है और मन्नतें मांगी। नरेश उत्तम यहां विधानसभा सीट की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही तूफान है। देखिए, हम विंध्यवासिनी के दर्शन करने और हमारे कंकित में जो महापुरुष हैं दरगाह में हम माथा टेकने आए हैं कि इस प्रदेश का लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र बचे और गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, भाईचारा बढ़े और समरसता बढ़े। जो समरसता बिगाड़ी जा रही है उसमें ताकत दे कि ये देश बचे और देश के लोग सब खुशहाल हों और सब शांति से रहें
इसी से हमारे देश का अमन चैन कायम। 2022 तो आप लोगों के हाथ में है, आप जिसे बनाओ वो बनेगा। और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य व्यवहार और उनकी नीतियां, उनके सिद्धांत, उनका विचार निश्चित रूप से जनता को ज़्यादा पसंद है। इसीलिए पूरे प्रदेश में एक तरफ से तूफान है समाजवादी पार्टी के। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करी थी। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद सायम मेहंदी, मौलाना यासूब अब्बास समेत कई धर्मगुरुओं ने कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन पत्र को वापस लेने की और दूसरी गाइडलाइन जारी करने की मांग करी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो बोर्ड आगे की रणनीति भी तय करेगा। आपत्ति है डीजीपी साहब की जो गाइडलाइन है मुहर्रम को लेके, उसको लेके पूरे हमारे मुल्क के शियों की भावनाएं आहत हुई हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जो हमारा ये मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम हमने उनको दिया है पूरी तरीके से, और इसके अंदर उन्होंने गौवत की बात की है, तबर्रे की बात की है, मदरसाबा की बात की है, आवारा जानवरों की बात की है, पतंगों की बात की है। हमने कहा है कि फौरन मुख्यमंत्री जी आदेश करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी को और बाकायदा आदेश करके दूसरी गाइडलाइन जारी करें, जिससे जब मुहर्रम में जो आने वाला मुहर्रम कल से रात से शुरू हो रहा है उससे पहले ये गाइडलाइन आ जाए, ताकि ये गाइडलाइन में फिर हम उसी तरीके से मुहर्रम। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यासूब अब्बास ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करी थी। तो वहीं बीजेपी में वार पलटवार की जंग भी तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान को लेकर के अखिलेश ने पलटवार करते हुए इस बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह भी तो अखिलेश को टीपू कहकर बुलाते थे। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं है। और अब्बास शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लाल और हॉकी टीम के खिलाड़ी के तौर पर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले ललित उपाध्याय को यूपी की योगी सरकार ने 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों को राज्य सरकार 12 लाख रुपए का इनाम देने वाली है। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार पाने वाले ललित उपाध्याय राज्य के पहले खिलाड़ी होंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले ही एकल या टीम प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को कई तरह के इनामों की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय परिसर में आत्महत्या करने वाली लड़की के मामले में अब सियासी एंगल लेना इस मामले ने शुरू कर दिया है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण भी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता के परिजनों से तकरीबन 45 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात करी, जहां चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तानाशाह तक कह दिया। जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है 302 का, उनसे अब तक पूछताछ नहीं हुई है। उनके विभाग के जो लोग हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, उनसे पूछताछ नहीं हुई, लेकिन पीड़ितों को दबाया जा रहा है। उसके गर्दन पे चोट का निशान है, उसके पैर जो है ना वो जमीन पे टिके हुए हैं। ऐसे सुसाइड नहीं होता। वो बच्ची खुश थी कि उसको एक दिन पहले वो जीती थी और वो आधे घंटे पेपर दे के आई, कैसा डिप्रेशन हो गया। लेकिन हाँ, उस विभाग में पहले 13 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपराधियों को बचाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है। दोबारा एक हाथरस पहले हो चुका है, ये हाथरस ही है। परिवार को नहीं मिलने दिया गया बच्ची से के सबसे, और उसको जला दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी अपने कार्यशैली पे अपने प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बलिया जिला का दौरा करते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बाढ़ की स्थितियों का भी जायजा लिया है। इस बैठक में राहत और बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वो बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करें और जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए।
हमीरपुर के जिला प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल पीडब्ल्यूडी विभाग की गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करी। जिले में नदियों के उफान से आई बाढ़ जैसे हालातों में पीड़ित लोगों को हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। तो वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। दरअसल जिले की यमुना और बेतवा नदी लगातार 2 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन चिंतित है। तस्वीरें आपको 5 दिखा रहे हैं। प्रयागराज, जागरा, बांदा, श्रावस्ती और फतेहपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंबल, गंगा, यमुना, बेतवा समेत तमाम ऐसी नदियां हैं जो लगातार उफान पर हैं और जिसके चलते लोगों को अपने घरों से, अपने पैतृक निवास से, अपने मूल निवास से पलायन करने तक की नौबत आ गई है। ऐसे में प्रशासन की जो तमाम मदद है वो कई जगहों पर पहुंच रही है और कई जगहों पर वो मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में जनता टीवी की भी अपील कि तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के रोशनाबाद स्थित घर पर खेल मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने समूचे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने वंदना की मां, भाई को वंदना की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। साथ ही वंदना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आपको बता दें कि वंदना के गांव में जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और राज्य स्तरीय हॉकी खिलाड़ी उनके घर पहुंचे हुए थे। यहां पहुंचे खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सभी को वंदना पर नाज करना चाहिए, जिन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर समूचे विश्व में भारत का डंका बजाया है। वंदना कटारिया ने जो काम किया है ना, उसमें उन्हीं का नहीं, बहुत विषम परिस्थितियों में उनके परिवार ने भी बड़ा संघर्ष किया होगा, एक एक पल साथ दिया होगा। तो जो सहयोग माता जी ने किया, भाइयों ने किया है कि अपने हिस्से का जो सुख है उसको बेटी के हिस्से में बांट के उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास परिवार ने किया है वह कोई नहीं कर सकता। मैं परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बेटी वंदना कटारिया को उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। उनका स्वस्थ जीवन हो और बहुत जल्दी वह स्वदेश आए और उत्तराखंड में उनका भव्य स्वागत किया जाए। रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूर्व में भी वंदना चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, एशियाड रहा हो, उन सब में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वीरांगना तीलू रौतेली की 8 अगस्त को जयंती आज है और इस मौके पर सरकार की ओर से 22 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा भी गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या मौजूद रहीं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में 22 आंगनबाड़ी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। कोविड काल में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी बेहतरीन काम इन कार्यकर्ताओं ने किया है, जिस पर उन्हें सम्मानित किया गया। बदला भी लेती है, वीरगति को भी प्राप्त होती है और आज उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहलाती है। तो क्यों नहीं इस शख्सियत को प्रेरणा के रूप में हम सब के बीच में उतारा जाए। इसीलिए और यही कारण है कि इतने बड़े वीरांगना जो उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई है उसको हमने तीलू रौतेली सम्मान पुरस्कार के रूप में हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से इसको जरूर प्रेरणा के रूप। वंदना कटारिया हमारे बीच में से हॉकी टीम ने जिस प्रकार का वहां पर प्रदर्शन किया ओलंपिक के अंदर, वो वास्तव में दिल को छूने वाला था। जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे टीम से बात करी तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में पासिंग आउट परेड समारोह में भी शिरकत करी। पहली बार यूपीएससी चयन प्रक्रिया से आईटीबीपी में शामिल हुई 2 महिला अधिकारियों ने भी इस दल में देश सेवा की शपथ ली है। आईटीबीपी में 2016 से यूपीएससी के माध्यम से महिला कॉम्बैट अधिकारियों की कंपनी कमांडर के तौर पर नियुक्ति शुरू हुई थी।
53 अधिकारियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देश सेवा की शपथ ली है। पासिंग आउट परेड में सीएम शामिल होकर बल के युवा अधिकारियों को बधाई देते नजर आए। कहा कि आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। जहाँ भी उसकी तैनाती रही, उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से जो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है, और जो चाहे वो केदारनाथ की आयु आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे और आईटीबीपी को जो भी उत्तराखंड सरकार से शिक्षा हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे। उत्तराखंड में आगामी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी सक्रिय दिखाई दे रही है। चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 9 अगस्त को उत्तराखंड में रोड शो और पैदल मार्च निकालने की तैयारी में थे, लेकिन दौरा निजी कारणों से स्थगित कर दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं। कर्नल कोठियाल को अब सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का भी समर्थन मिलने लगा है। कर्नल अजय कोठियाल के समर्थन में आए सेना के पूर्व अधिकारियों ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि पार्टी कौन सी है, जरूरी ये कि नेता और उसकी सोच कैसी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।